हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब सेशन होगा, महत्वपूर्ण सेशन होगा, बिल्कुल भी मिस मत करें क्योंकि सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। जैसा कि लगातार हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। शुरू करने से पहले वही छोटी सी गुजारिश कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। ये जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ तक कि जो जीआईसी लेक्चर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर मंथ में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करें। सुबह के 11 बजे वाली वीडियो जो कि भूगोल से संबंधित होती है, दोपहर आपके 2 बजे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित होती है, रात के 8:05 पे हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। ये बात अलग है दोस्तों कि सेटअप के प्रॉब्लम की वजह से कुछ वीडियो अपडेट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, पर जल्द ही हम कंटिन्यू कर लेंगे 1-2 दिन में, जिससे कि वो रिकवर हो जाए दोस्तों। क्योंकि सिलेक्शन पाना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती का काम है। तो चैनल पर भरोसा रखिए, वीडियो को पढ़ते रहिए, क्लास करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आपको बताना है कि भारत से बड़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भारत से बड़ा है, कनाडा भारत से बड़ा है और इंडोनेशिया देश एक ऐसा है जो कि भारत से छोटा है दोस्तों। क्या है? इंडोनेशिया जो है वो भारत से छोटा है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। आपको क्या बताना है कि जो समुद्री बंदरगाह हैं उनका दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है। कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, बेंगलोर। दूसरा कह रहा है कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, बेंगलोर। तीसरा कह रहा है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। चौथा कह रहा है तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर और कोचीन। समझ में आ रही है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पड़ता है तिरुवनंतपुरम, ये सबसे दक्षिण में है। उसके बाद कोचीन, फिर कालीकट, फिर मैंगलोर। मैंगलोर सबसे उत्तर में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी विकल्प, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट और बेंगलोर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। तो वो है प्यारे दोस्तों तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी है। यानी आपको बताना है कि ये जो भारतीय रेलवे है उसकी कुल रूट में किलोमीटर में उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान है। पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी है। राजस्थान की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की या फिर गुजरात की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान। यानी उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय रेलवे में किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी किस राज्य की है, तो वह है राजस्थान की। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा यहाँ से? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का राजस्थान, माफ़ कीजिएगा, भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी किसकी है, तो वो राजस्थान की है दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि माथेरान हिल रेलवे एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है। ये जो माथेरान हिल रेलवे है ये क्या है? एक प्रकार का हेरिटेज रेलवे है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मेघालय में।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या उत्तर होगा? महाराष्ट्र। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या होगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ कृषि उत्पाद दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रमुख निर्माता दिया गया है। कपास, कपास का रिलेशन किससे है? कपास का रिलेशन किससे है दोस्तों? तो कपास गुजरात हो जाएगा। ग्राम की बात करें, ग्राम, तो ग्राम मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। काली मिर्च केरल हो जाएगा। अनानास पश्चिम बंगाल। यहाँ पे उत्तर आपका क्या होना चाहिए? BADC। BADC ये जिस विकल्प में होगा वही सही होगा। BADC आपका ए विकल्प दे रहा है प्यारे दोस्तों, तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है। यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है। आपको किसके बारे में बताना है? तराई के मैदान के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहले दोस्तों अगर हम कथन की बात करें तो यह बाबर क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है, तो ये भी सही है। यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, ये भी सही है। यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि डी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? हिमालय के नम समशीतोष्ण वन, हिमालय के शुष्क समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन, नम और साथ ही शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ। तो नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प कौन सा है? पहला, दूसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सभी। तो भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय के नम शीतोष्ण वन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में नमी बहुत कम होती है। हिमालय के शुष्क समशीतोष्ण वन, बिल्कुल सही बात है। उप अल्पाइन वन, ये भी सही है। नम और शुष्क दोनों प्रकार की अल्पाइन झाड़ियाँ, ये भी सही है। तो होना कौन सा चाहिए? दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों? देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें दे नहीं रहा दोस्तों, पर कुछ स्रोतों को एक शामिल नहीं करते, पर यूपीएससी ने क्या किया था, इसको एक को सही मान लिया था, इसलिए क्योंकि कुछ टाइप की नमी उसमें होती है, इसलिए उसको सही मान लिया था। इस लिहाज से यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये उत्तर सही माना गया था। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस हमें दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, महल या फिर अंग्रेजी? ठीक है दोस्तों, फटाफट उत्तर लगाइए। लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए मलयालम जो है वो अधिकतर द्वीपों पर बोली जाती है। महल जो है मिनिकॉय द्वीप पर। अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा में उपयोग होती है। तेलुगु नहीं बोली जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीपों के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? मलयालम पहला, जो अधिकतर द्वीपों पर बोली जाती है। लक्षद्वीप की बात की जा रही है। महल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। अंग्रेजी प्रशासन और शिक्षा में उपयोग की जाती है। इस लिहाज से तेलुगु भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि नहीं बोली जाती है। महल भी नहीं होगी, पर अंग्रेजी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर पहला और चौथा तो ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। पहला और चौथा ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आप इसको पहला और चौथा कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो उत्तर निकल के आ रहा है, एक मिनट में दोस्तों इसको फिर से ध्यान से देखते हैं, शायद उत्तर सही निकल आए। ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है? देखिए मलयालम जो है वो अधिकतर द्वीपों पर बोली जाती है। तेलुगु नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी जो है प्रशासन और शिक्षा में उपयोग की जाती है दोस्तों, तो इसलिए गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला और तीसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा सही होगा यहाँ पर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी से घिरा हुआ है?
बाघेलखंड पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? तो दोस्तों बाघेलखंड पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मालवा नर्मदा चंबल नदी, छोटा नागपुर झारखंड, पर बुंदेलखंड जो है वो उत्तर में यमुना नदी से, दक्षिण में विंध्य से, पश्चिम में उत्तर में चंबल नदी से घिरा हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड आपके डी विकल्प में दे रहा है, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चेन्नई से कलकत्ता तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सबसे कम दूरी तय करने वाली निम्नलिखित नदियों की व्यवस्था कीजिए। यानी कि उसको क्रम वाइज आपको बता रहा है। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। चेन्नई से कलकत्ता तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सबसे कम दूरी तय करने वाली निम्नलिखित नदियों की व्यवस्था करना है। पहला कह रहा है पेन्नर, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा। तो देखिए सबसे पहले पेन्नार होगा, पेन्नार के बाद आपका कृष्णा होगा, कृष्णा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद महानदी। उत्तर हो जाएगा जिस विकल्प में 1 4 3 2 होगा, तो 1 4 3 2 बी विकल्प में है दोस्तों। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए झीलों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका उपयोग जल विद्युत विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। वे आसपास के वातावरण को मध्यम नहीं बनाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है दोस्तों, और चौथा भी गलत है। पहला और दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में दे रहा है। तो आप बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक कमज़ोर उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहला कह रहा है कि यह उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तेज़ और शुष्क हवाएं चलेंगी या चलती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है दिन के समय झुलझुलाने वाली हवाएं चलेंगी, उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा, गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी। तो अगर हम बात कर लें दोस्तों इसकी, तो देखिए पहला तो सही है कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तेज़ और शुष्क हवाएं चलेंगी। दूसरा दिन में लू चलेगी जिसको झुलझुलाने वाली हवा कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर मैदान ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला तीसरा कौन से विकल्प हैं दोस्तों? बी विकल्प में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है? जैसलमेर, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर लेह। बात समझ में है दोस्तों? भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है? तो देखिए जैसलमेर ठंड, शुष्क और उच्च दबाव का अनुभव करता है। गुवाहाटी कम और कम दबाव का। चेन्नई तटीय समुद्र प्रभाव दबाव कम का ये करता है। लेकिन लेह जो है बहुत ठंडा है, पर ऊंचाई पर बहुत अधिक होने के कारण यह वायु दाब बहुत कम होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। हो जाएगा जैसलमेर का ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा कि कश्मीर की कार्यवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है? ज्वालामुखी, नदीय, झीलीय, वायुपीय और हिमानी। कश्मीर की कार्यवास मिट्टी किस प्रकार के निक्षेप से संबंधित होती है? ज्वालामुखी, नदीय, झीली, वायुपीय और हिमानी। तो याद रखिएगा कार्यवास जो है वो कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये झील के तलछट मोटी होती है, विशेषकर पुरानी हिमानी झीलों के अवसाद से। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों झीलीय। क्या उत्तर हो जाएगा? झीलीय। कश्मीर की कार्यवास मिट्टी किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित होती है? तो झीलीय निक्षेपों से संबंधित होती है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपने क्या देखा कि कश्मीर की कार्यवास मिट्टी जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित होती है? तो ये जलीय निक्षेपों से संबंधित होती है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? रबड़
रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित होता है? उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, ज्वारीय वन, हिमालयी वन या फिर टुंड्रा वन? रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित होता है? उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, ज्वारीय वन, हिमालयी वन या फिर टुंड्रा वन? तो देखिए, अगर रबड़ की बात करें तो भारत में मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्रों में पाया जाता है और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में उगने वाली प्रजाति होती है। तो ये उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है? किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है? आपका विकल्प है सलाल बांध, शिव समुद्रम बांध, रिहंद बांध, उकाई बांध। ठीक है दोस्तों, किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो रिहंद बांध का जलाशय है, यानी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के निकट सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? रिहंद बांध। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिहंद बांध। तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और रिहंद बांध जो है प्यारे दोस्तों वो सोनभद्र यानी कर्नाटक के सदाबहार क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और सदाबहार के आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध को जाना जाता है। और रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ सीमा के निकट सोनभद्र क्षेत्र में, यानी कि रिहंद बांध जो है वो सोनभद्र क्षेत्र में है। ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों, सोनभद्र। ठीक, आगे चलते हैं। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं? गर्म तापमान, अधिक वर्षा, अधिक ऊंचाई, ढलान वाली भूमि। मैं दोस्तों चाय की खेती के लिए गर्म तापमान भी ज़रूरी है, अधिक वर्षा भी ज़रूरी है, अधिक ऊंचाई भी ज़रूरी है और ढलान वाली भूमि भी ज़रूरी है। तो 1, 2, 3, 4 ये विकल्प होना चाहिए। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे। मैं दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं? तो ये अनुकूल होती हैं चारों, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, गर्म तापमान, अधिक वर्षा, अधिक ऊंचाई और ढलान वाली भूमि। अगला जो प्रश्न है वह उद्योग और औद्योगिक केंद्र के निम्नलिखित मिलानों से कौन सा सही है? एल्यूमिनियम रेणुकूट, भारी विद्युत जगदीशपुर, पेट्रोकेमिकल्स वडोदरा, सूती वस्त्र कोयम्बटूर। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, एल्यूमिनियम रेणुकूट सही है, ये सही है। भारी विद्युत जगदीशपुर ये गलत हो जाएगा पहले दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? कि भारी विद्युत उद्योग केंद्र जो वो भोपाल होगा। इसका क्या होगा? भोपाल। इसका भोपाल उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, भोपाल। पेट्रोलियम केमिकल बड़ोदरा सही है। सूती वस्त्र कोयम्बटूर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा यहाँ पे होना चाहिए प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही मिलान है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आप इसको पहला कर लीजिए दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिकोणीय निपटान पैटर्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र, नदियों का संगम, तालाब के आसपास, शुष्क क्षेत्र। दोस्तों फटाफट से उत्तर लगाइए। तो त्रिकोणीय निपटान पैटर्न निम्नलिखित में किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र, नदियों का संगम, तालाब के आसपास, शुष्क क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदियों का संगम। उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? नदियों का संगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, त्रिकोणीय निपटान पैटर्न जो होता है वो नदियों के संगम स्थान पर पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र से जुड़े हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, में से कोई नहीं।
तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ये अर्थव्यवस्था के, देखिए दोस्तों, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्य, परिवहन, घरेलू कामगार और छोटे अनौपचारिक सेवा कार्य वाले होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र। हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है? विदर्भ, मारवाड़, तेलंगाना, मराठवाड़ा। तो दोस्तों भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र जो होता है वो थार मरुस्थल का मारवाड़ क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा सबसे कम 100 किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा मारवाड़, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में गणनीय है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो अग्रणी राज्य है राजस्थान। तो आपका राजस्थान सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ताज़ा आंकड़ा आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये तब के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए थे। मेरा मकसद सिर्फ इस तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना होता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कौन से प्रश्न को ध्यान में रख के जाना है एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भांडेर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भांडेर पठार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोलेरू झील, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में स्थित है, अष्टमुदी केरल ये भी पश्चिमी तट, चिल्का उड़ीसा पूर्वी तट, और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। आपसे पूछा पश्चिमी तट पर स्थित झील कौन सी? तो अष्टमुदी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और अगर अष्टमुदी है कहाँ? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अभी आपने उत्तर देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो अष्टमुदी है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अष्टमुदी जो है ये केरल में है। अगला प्रश्न क्या है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 43.36%, 32.15%, 21.52%, 15.25%। तो भारत के जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो 43% है, और 43% लगभग पॉइंट में भी होता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि 43.36%। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मेहनत और संघर्ष से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। चलिए फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू। विश यू ऑल।